नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है उसकी, यानी आरटी 2009 की। दोस्तों, आपकी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा ग्रेड 3 की, इस परीक्षा में जैसा कि आपको विदित है, आरटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस क्लास के माध्यम से मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको कुछ ऐसे खास प्रश्नों से परिचित करवाया जाए कि इन प्रश्नों से परिचय होने के बाद आप खुद को अपने आप में परखने का भी मौका मिलेगा और साथ ही साथ में संभवतः इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न वो होंगे जो आपको परीक्षा में मदद भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को लेकर के हम। और हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कौन सी सूची में जोड़ा गया था? यानी खालिस्तान सूची में जोड़ा गया, केंद्रीय सूची में, अनिवार्य सूची में, समवर्ती सूची में या विशेष सूची में? तो दोस्तों, पहले क्या था, 42वें संविधान संशोधन से पहले यानी 1976 तक जो है, आज़ादी के बाद राज्य सरकारों को शिक्षा से संबंधित व्यवस्था करने का कार्य करना होता था, लेकिन उससे शिक्षा की व्यवस्थाएं समुचित प्रकार से नहीं हो पा रही थी, इसलिए केंद्र सरकार भी उसमें मदद करे, इसको ध्यान में रखते हुए समवर्ती सूची जो है उसमें इसको जोड़ा गया था। क्योंकि जैसा आपको विदित है, समवर्ती सूची से संबंधित जो कार्य होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, जबकि राज्य सूची के कार्यों को केवल राज्य को करना पड़ता है और केंद्र सूची के कार्यों को केवल केंद्र को करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इसके बाद में दोस्तों दूसरा प्रश्न है हमारा, इस कानून का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना था। यानी कि ये जो कानून है उसका उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो, यानी सार्वभौमिक रूप से सभी लोगों को शिक्षा मिले, ये इसका उद्देश्य था। ये कौन सा कार्यक्रम था इसमें से जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरटी 2009। अच्छा, यहाँ पर तो आप लोगों को ये सीधा सीधा उत्तर इसलिए मिल रहा होगा कि हम टॉपिक ही आरटी 2009 पढ़ रहे हैं, तो सीधा सा उत्तर उसका वही होगा। लेकिन यही प्रश्न जब परीक्षा में आएगा ना, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है, प्राथमिक शिक्षा का जो है सार्वभौमिकीकरण करने का उद्देश्य जो है वो आरटी नामक अधिनियम जो बना हुआ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसका है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निःशुल्क का अर्थ क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो बना है, आरटी जिसको हम जान रहे हैं, इसमें एक शब्द है निःशुल्क। इसका मतलब क्या है? शिक्षा मुफ्त का कार्य है, माता पिता को मुफ्त का लालच, बालक से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, विद्यालय में प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सबसे सटीक और सही आंसर होगा सी, बालक से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क का मतलब है किसी प्रकार का कोई भी शुल्क बालक से नहीं लिया जाएगा और बिना किसी शुल्क के बालक को शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी। यह है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में निःशुल्क शब्द का अभिप्राय। इसके बाद में नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 के सबसे बड़े अध्याय में उल्लेख है। आरटी 2009 के सबसे बड़े अध्याय में उल्लेख है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ दो प्रश्न समाहित हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है दोस्तों कि आरटी एक्ट का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है। आरटी 2009 में 4 जो प्रमुख अध्याय हैं उनमें से हमें ध्यान रहे, इसका जो प्रमुख अध्याय है वो है जिसमें विद्यालय से संबंधित शिक्षकों के दायित्व हैं या स्थानीय प्राधिकारी माता पिता के दायित्व हैं, समुचित सरकार के दायित्व हैं या विभिन्न शब्दों का अर्थ या शब्दावली है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रहे दोस्तों कि विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व जो है ये वर्णित है और ये है अध्याय नंबर 4 में।
अध्याय नंबर जो 4 है उसके अंदर ये वर्णित है और ये इसका सबसे बड़ा अध्याय भी है। ध्यान रहे आपको, सबसे बड़ा अध्याय जो है उसमें ही ये वर्णित है। इसके बाद में नेक्स्ट है मारिया मोंटेसरी एवं फ्रोबेल जैसे लोगों के कार्यों का परिणाम है। मारिया मोंटेसरी एवं फ्रोबेल जैसे लोगों के कार्य का परिणाम है। देखो, मारिया मोंटेसरी ने जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य किया था वो किया था मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में। छोटे बच्चों को नर्सरी स्कूल के माध्यम से कैसे पढ़ाया जाए, खेल खेल में कैसे सिखाया जाए, और फ्रोबेल ने भी किंडरगार्टन विधि दी थी जिसके माध्यम से किस तरह से छोटे बालकों को सहजता के साथ में सही दिशा दी जा सके। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर उनके परिणाम स्वरूप वर्तमान समय में कौन से प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो विद्यालय प्रबंधन समिति, आंगनबाड़ी, विवेकानंद विद्यालय और निःशुल्क शिक्षा अधिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आंगनबाड़ी। यानी वर्तमान समय में आंगनबाड़ी जो केंद्र संचालित हैं, कि आंगनबाड़ी केंद्र मारिया मोंटेसरी एवं फ्रोबेल जैसे लोगों के कार्यों का ही परिणाम है, जहाँ पर छोटे बच्चों को नर्सरी की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है आरटी 2009 की धारा 33 के आधार पर गठित। आरटी 2009 की धारा 33 के आधार पर गठित होने वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। आरटी की धारा 33 के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सलाहकार परिषद जो बनेगी और वो शिक्षा के लिए सलाह देने का काम करेगी। तो ये जो परिषद है, इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री, एनसीईआरटी निदेशक, केंद्रीय शिक्षा सचिव, विशिष्ट शिक्षाविद। तो दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है वो होता है मानव संसाधन विकास मंत्री जो है। सबसे पहले जब ये आया था आरटी 2009, तो उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, लेकिन अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इसलिए वर्तमान समय में देश के लिए मानव संसाधन मंत्री के स्थान पे जो पद है वो कौन सा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का है। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है वो आरटी 2009 की धारा 33 के आधार पर गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय विकास योजना के तहत एसएमसी के द्वारा बनाई जाने वाली योजना वित्त वर्ष पूर्ण होने के कितने माह पूर्व बनाई जाती है। विद्यालय विकास योजना के तहत एसएमसी के द्वारा बनाई जाने वाली योजना वित्त वर्ष पूरा होने के कितने माह पूर्व बनाई जाती है। यानी कि एक वित्त वर्ष पूरा होगा उसके कितने महीने पहले विद्यालय विकास योजना के तहत एसएमसी द्वारा नई 3 वर्षीय योजना का निर्माण कर लिया जाता है। 2 माह पूर्व, 3 माह पूर्व, 6 माह पूर्व, ऐसा कुछ भी तय नहीं है। तो दोस्तों ये होता है 3 माह पूर्व। यानी कि जो वित्तीय वर्ष चल रहा वो समाप्त होगा उससे 3 माह पहले ही, कितने महीने पहले ही, 3 माह पहले ही ये तय कर लिया जाता है और आगे की 3 वर्ष की योजना उसमें बना ली जाती है। तो राइट आंसर होगा 3 माह पूर्व। नेक्स्ट है आरटी की धारा 31 में बालक के शिक्षा अधिकार को मॉनिटरिंग का प्रावधान है। आरटी की धारा 31 में बालक के शिक्षा अधिकार को मॉनिटरिंग का प्रावधान है। ये किसकी सुरक्षा की बात करता है, यह किसकी सुरक्षा की बात करता है। बाल अधिकार संरक्षण 2005, निःशुल्क शिक्षा अधिकार 2009, एनसीए 2005, शिक्षक छात्र शिक्षा समन्वय, शिक्षक छात्र शिक्षा समन्वय किसकी बात करता है। आरटी की धारा 31 में बालक के शिक्षा अधिकार की मॉनिटरिंग का प्रावधान है। तो ये इनमें से कौन सा ऐसा कानून है या कौन सा व्यवहार है जिसकी बात करता है। दोस्तों ये बात करता है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम था 2005 का। उसकी इसमें उल्लेख है कि आरटी लागू होने के बाद भी जो 2005 का बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए और वो उसी प्रकार से सक्रियता के साथ में कार्य करेगा जैसे कि उसको बनाया गया है।
नेक्स्ट है 23 फरवरी 2010 को गठित राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 23 फरवरी 2010 को गठित राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन थे? संगीता बेनीवाल, मनन चतुर्वेदी, राजेश कालरा, सुमन शर्मा। तो देखिए दोस्तों, 23 फरवरी 2010 को गठित राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वैसे तो संगीता बेनीवाल भी अध्यक्ष रही हैं और मनन चतुर्वेदी भी इसके अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष इसके अंदर थे राजेश कालरा। तो आपको ध्यान रहे कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राजेश कालरा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमसी की मासिक बैठक के लिए तय किया गया है कि यह प्रत्येक महीने में खालिस्तान तिथि को आयोजित होगी। एसएमसी की मासिक बैठक जो उसके लिए तय किया गया है कि प्रत्येक महीने में खालिस्तान तिथि को आयोजित होगी। एक बार अमावस्या को, एक बार पूर्णिमा को, 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या, एक बार किसी भी तिथि को। तो देखिए एसएमसी की मासिक बैठक जो है वो एक महीने में एक बार होती है और उसकी तिथि तय की गई है अमावस्या। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, एक बार, और वो भी कौन सी तिथि को? अमावस्या तिथि को। नेक्स्ट है, भारत देश आरटी कानून बनाने वाला दुनिया का खालिस्तान देश है। यानी आरटी जैसा कानून, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसा कानून बनाने वाला कोई देश है तो दुनिया का कौन से नंबर का देश है? भारत। तो भारत देश है दोस्तों 135वां देश। भारत देश जो है कौन सा है? 135वां देश है। भारत से पहले 134 देश ऐसे थे जिन्होंने जो है ये कानून बना लिया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 135वां देश है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला देश था जहां निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया। देखो भारत 135वां देश है, अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा। तो ऐसा कौन सा देश था दोस्तों जो दुनिया में पहली बार ऐसा कानून लाने वाला देश बना, यानी सबसे पहले इस तरह का कानून बनाया? तो दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन और नॉर्वे में से राइट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे पहला देश है दोस्तों दुनिया का जिसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसा कानून बनाया और शिक्षा के लिए, बालकों के लिए इस कानून को समर्पित किया। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए इसने काम किया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, आरटी की धारा 2 में परिभाषित एवं राजस्थान नियमावली 26 मार्च 2016 के अनुसार वर्णित वंचित वर्ग में सम्मिलित बालक हैं। आरटी की धारा 2 में परिभाषित एवं राजस्थान नियमावली 26 मार्च 2016 के अनुसार वर्णित वंचित वर्ग में सम्मिलित बालक कौन से बालक जो है इसमें धारा 2 में परिभाषित हैं और राजस्थान नियमावली 26 मार्च 2016 के अनुसार वर्णित हैं। तो SC ST OBC श्रेणी के बालक, तो बिल्कुल इसके अंदर इसका तो वर्णन है, ST SC OBC के बालक इसमें शामिल होंगे। अनाथ, HIV ग्रसित माता पिता की संतान, इनका भी वर्णन है, ये भी शामिल होंगे। भाषा या लिंग आधार पर शैक्षिक दृष्टि से वंचित वर्ग, तो ये भी शामिल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस नियमावली के अनुसार जो है उपयुक्त सभी प्रकार के जो बालक हैं वो इस धारा के अनुसार परिभाषित हैं या सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून भारतीय संसद में बनाया गया जिसका संबंध है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून भारतीय संसद में बनाया गया जिसका संबंध है सर्व शिक्षा अभियान से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से, केवल प्रारंभिक शिक्षा से। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून भारतीय संसद में बनाया गया, इसका संबंध किससे है? सर्व शिक्षा अभियान से तो उससे नहीं है, देखो उच्च शिक्षा से नहीं है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा से नहीं, तो केवल प्रारंभिक शिक्षा से। यानी अभी हम बात कर रहे थे एक प्रश्न में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ये योजना बनाते हुए ये कानून बनाया गया है। तो इसका अर्थ हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा
केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 के अध्याय 5 के अनुसार, इसके अध्याय 5 के अनुसार बालक को शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त होगा। कौन से वाले बालक को शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त होगा? ये जो विशेष प्रकार का एक्ट बनाया गया है, जो डिसेबिलिटीज़ वाले बालक होते हैं उनके संदर्भ में, इसके अध्याय 5 के अनुसार इनमें से कौन सा ऐसा बालक होगा जिसको शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा? निःशक्तता से ग्रस्त किसी भी बालक को, ड्रॉप आउट किसी भी बालक को, बाल अपराधी श्रेणी के किसी भी बालक को, बीपीएल श्रेणी के किसी बालक को। दोस्तों इसमें जो वर्णित है वो है अध्याय 5 में निःशक्तता से ग्रस्त किसी भी बालक को, निःशक्तता से ग्रस्त कोई भी बालक है वो इस कानून के अध्याय 5 के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण अधिकारी है। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट बालकों को उनकी आयु के अनुसार शिक्षा कानून के आधार पर खालिस्तान के अनुसार प्रवेश दिया जावे। ड्रॉप आउट बालक जो हैं यानी विद्यालय को बीच में छोड़कर चले जाते हैं कुछ बालक, फिर वापस एडमिशन के लिए वो आते हैं, तो ऐसे बालकों को कानून जो है हमारा शिक्षा का कानून यानी RT 2009 उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता है। तो इनसे किसके आधार पर दिया जाता है, क्या उसमें वर्णित है? धारा 4 के प्रावधान से आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाए, धारा 5 के प्रावधान से आयु के अनुसार, धारा 6 के प्रावधान से लिंग और धारा 6 के प्रावधान से जाति। तो देखो धारा 6 के अनुसार जाति और लिंग ये वाला जो मामला है ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लिंग और जाति के अनुसार कोई प्रवेश की प्रक्रिया हमारे यहाँ पर नहीं होती। अब हमारे पास दो विकल्प हैं, धारा 4 के प्रावधान में और धारा 5। तो यहाँ पर दोस्तों धारा 4 ऐसी है जिसके अंदर आयु के अनुसार प्रवेश का विचार दिया गया है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? धारा 4 के प्रावधान से आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रावधान है कि निजी विद्यालयों में कक्षा प्रथम की खालिस्तान प्रतिशत सीटों पर गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को RT की धारा खालिस्तान के अनुसार प्रवेश दिया जाए। तो दोस्तों देखिए 25% सीटों के ऊपर RT की धारा 12 के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि एक साथ दो प्रश्न इसमें समाहित हैं। अपने को ये भी पता लग रहा है कि कितने प्रतिशत सीटों पर एडमिशन देने की बात है, और ये भी यहाँ पर पता लग रहा कौन सी धारा में। तो यहाँ पर तो आएगी धारा, यहाँ पर तो आएगी 25% सीटें और यहाँ पर आएगी धारा 12। इसका मतलब इस विकल्प में, कौन से विकल्प में पहले 25 और बाद में 12 वो उत्तर होगा? तो C विकल्प है जिसमें पहले 25 हैं और बाद में 12 हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25, 12 C। वर्तमान में विद्यालयों में निरंतर और बम्पर शिक्षक भर्तियां होती है। इसकी मूल वजह है कि देखो वर्तमान समय में जैसा कि आप देख रहे हैं शिक्षक भर्तियों को लेकर के बम्पर प्रकार की भर्तियां होती है, खूब शिक्षक भर्तियां होती रहती है और हज़ारों की संख्या में। पहले ऐसा नहीं होता था, अब वर्तमान में ऐसा होने लगा है। तो इसके लिए मूल वजह क्या है? इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से ऐसा होता? तो ऐसा प्रावधान आज़ादी से है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आज़ादी से ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि बम्पर भर्तियाँ हों। RT की धारा 26 के अनुसार विद्यालयों में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते। देखो RT में धारा 26 में ये लिख दिया गया है कि 10% से ज़्यादा पद किसी भी विद्यालय में खाली नहीं होने चाहिए, ये कानून बना दिया, इस वजह से भर्तियाँ होती है। तो बिल्कुल ये काफ़ी ठीक लग रहा है। 10 वर्षीय जनगणना एवं चुनाव होने से शिक्षकों की सख्त ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार के लिए चिंता है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे सही आंसर है दोस्तों B वाला। RT की धारा 26 के अनुसार विद्यालयों में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते, ये मजबूरी है सरकार की, इसीलिए सरकार जो है समय समय पर बम्पर भर्तियाँ निकालती है, कानून जो है इसके लिए बना हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद के तहत प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। देखो यहाँ पर अनुच्छेद कौन सा है संविधान में जो इस बात को कहता है
कि प्राथमिक शिक्षा बालकों को किस में दी जाए, मातृभाषा में। तो दोस्तों ये है 350 क। ध्यान रहे अपने को 350 क एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें इस बात का वर्णन है कि बालकों को जो शिक्षा दी जाए वो किस में दी जाए, उनकी मातृभाषा में दी जाए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 350 क। नेक्स्ट, आरटी की कौन सी धारा के तहत शिक्षकों की नियुक्ति संबंधित अर्हताएं और सेवा नियमों की पात्रता मापदंड हेतु खालिस्तान को प्राधिकृत किया गया है? यानी कि शिक्षक पात्र हैं कि नहीं है, और पात्र हैं तो पात्रता के मापदंड क्या हैं, इसके लिए आरटी की धारा के तहत कौन सी संस्था को जो है इसके लिए तय किया गया। तो यहाँ पर जो है धारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या तय किया गया है, संस्था। तो यहाँ पर है कौन सी संस्था। तो दोस्तों यहाँ पर है NCTE, NCERT, CBSE और CEDM। तो यहाँ पर देखिए NCTE नेशनल काउंसिल जो होती है टीचर एजुकेशन के लिए, शिक्षक शिक्षा के लिए, उसको इसके लिए क्या किया गया है, तय किया गया है कि ये संस्था शिक्षकों के लिए जो मापदंड है उनको तय करेगी, मानदंडों को तय करेगी, और यही विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर के योजना बनाने का काम करती है। उनमें पाठ्यक्रम कैसा होगा, क्या शिक्षक के लिए प्रशिक्षण में मिलना चाहिए उसको, कैसे वो तैयार होगा शिक्षक के रूप में, ये सब इसकी संस्था के द्वारा किए जाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। और सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े हुए जो संस्थान हैं उनको मान्यता प्रदान करना भी इसका काम है। इसके बाद में नेक्स्ट है आरटी की धारा 25 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रत्येक सत्र हेतु खालिस्तान कार्य दिवस और खालिस्तान शिक्षण घंटे तय हैं। तो देखो आरटी की धारा 25 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं उसके लिए प्रत्येक सत्र में 200 तो क्या होने चाहिए दोस्तों, कार्य दिवस, 200 कार्य दिवस, और 800 के लगभग उसमें क्या होने चाहिए, शिक्षण के घंटे तय हैं। तो इसके अनुसार हमारा राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि 200 कार्य दिवस और 800 शिक्षण घंटे इसमें तय किए गए हैं। नेक्स्ट है आरटी की धारा 27 ने स्पष्ट कर दिया, आरटी की धारा 27 ने स्पष्ट कर दिया कि एक शिक्षक को इनके अलावा किसी भी प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकेगा, यह कार्यक्रम है। तो देखो धारा 27 में वर्णित है कि एक शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना में लगाया जा सकता है, आपदा राहत कार्य में लगाया जा सकता है, चुनाव कार्यक्रम में लगाया जा सकता है ना, इनके अलावा किसी प्रकार की कोई ड्यूटी उसको नहीं दी जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों, यानी ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां शिक्षक को किसके लिए लगाया जा सकता है, ड्यूटी के लिए लगाया जा सकता है, बाकी इन तीनों के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो उपयुक्त तीनों। आरटी की धारा 38 का लाभ लेते हुए राजस्थान में संशोधित नियमावली लागू की गई जो है, आरटी की धारा 38 का लाभ लेते हुए राजस्थान में संशोधित नियमावली लागू की गई जो है राजस्थान न्यू शिक्षा पॉलिसी 2009, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011, शिक्षा अधिकार नियमावली और बाल शिक्षा अधिकार एवं विकास नियमावली। तो दोस्तों आरटी की धारा 38 का लाभ लेते हुए राजस्थान में संशोधित नियमावली जो लागू की गई वो क्या है, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के नाम से है। इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान में संशोधित नियमावली आरटी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत खालिस्तान अध्याय और धाराएं हैं। तो राजस्थान के लिए जो संशोधित नियमावली लागू की गई है इसमें 10 तो अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं। तो 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10 अध्याय और 29 धाराएं। राजस्थान में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अधीन स्थापित आंगनबाड़ी को 2011 की संशोधित नियमावली में किस धारा में परिभाषित किया गया है।
यानी राजस्थान में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं, इनको जब संशोधित आरटी हमारे यहाँ पर 2011 की नियमावली बनी, इसके अंदर कौन सी धारा में इनको परिभाषित किया गया है, कौन सी धारा है जिसमें इनको परिभाषित करते हुए बताया गया है कि आंगनबाड़ी क्या होती है। तो दोस्तों ये है धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है। इसके बाद में आरटी के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह शिक्षण घंटे निर्धारित हैं। 45 घंटे शिक्षण हेतु, 45 घंटे तैयारी एवं शिक्षण हेतु, 40 घंटे शिक्षण हेतु, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यह है 45 घंटे तैयारी एवं शिक्षण हेतु। नेक्स्ट है संशोधित आरटी 2011 की धारा 25 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन या उल्लंघन संबंधित शिकायत अभिभावक किसके पास दर्ज करवाएंगे। यानी संशोधित आरटी 2011 की धारा 25 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन में का उल्लंघन संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवानी है, मान लीजिए अभिभावक को, तो किसके पास दर्ज करवाएंगे। एसएमसी के अध्यक्ष के पास, विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास, प्राधिकारी के पास, या फिर ग्राम पंचायत सरपंच के पास। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका एसएमसी अध्यक्ष के पास। वो एसएमसी अध्यक्ष के पास में अपनी शिकायत को दर्ज करवाएगा ताकि एसएमसी अध्यक्ष जो है उस पर कार्यवाही करवा सके। नेक्स्ट है राजस्थान के संशोधित आरटीई कानून की किस धारा में वर्णित है। राजस्थान के संशोधित आरटी कानून की किस धारा में वर्णित है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के द्वारा 1 माह के भीतर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 25 में। कौन सी धारा में इस तरह का वर्णन है? तो दोस्तों ये है धारा 23 में। धारा 23 में इस प्रकार का वर्णन है कि विद्यालय की प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद 1 माह के भीतर जो है प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक के द्वारा बालक को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अध्यापक पात्रता मानदंड संबंधित विचारधारा का संशोधित आरटी कानून के किस अध्याय में उल्लेख मिलता है? अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 में। तो दोस्तों इसका जो अध्यापक पात्रता मानदंड संबंधित विचारधारा का संशोधित आरटी के अंदर जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अध्याय 6 में। अध्याय 6 में अध्यापक पात्रता से संबंधित या मानदंडों से संबंधित विचार किया गया है। ये बात है आरटी जो राजस्थान के लिए लागू हुआ है 2011 में, उसके संदर्भ में। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान में लागू नियमावली के अनुसार प्राथमिक विद्यालय की दूरी बालक के घर से 1 किलोमीटर से कम, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी हो सकती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अगर केंद्र की बात करें हम या फिर जो मूल आरटी की बात करें वो तो 3 किलोमीटर की बात करता है, लेकिन राजस्थान में जब इसको संशोधित किया गया तो इसमें दूरी कितनी रख दी गई, 2 किलोमीटर की दूरी पर ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ बालक को उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उम्मीद करता हूँ ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण साबित होंगे यदि बेहतर तरीके से आप इनको समझने का प्रयास करते हैं और स्मरण करते हैं। इससे आपका जो अभी तक आपने पढ़ा है और कितना आपको स्मरण है, कितनी आपकी तैयारी है, कैसी तैयारी है, उसका भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। निश्चित रूप से दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप लोग अपनी बेहतर तैयारी के साथ में इस परीक्षा में सुनिश्चित रूप से सफल हो, एक बार आप सभी लोगों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही इसी तरह से अन्य विषय जो हैं आपके मेथड्स हैं, साइको हैं, आईसीटी हैं, उनको लेकर के भी मैं कुछ प्रश्नों से प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। धन्यवाद।